हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर हमारा। तो इससे पहले हम सेम टॉपिक पे द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ीचर हैं इंडियन पॉलिटी में, हम इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म। जो ये जैसे सरकारों को बताने वाली नीतियाँ होती है, डायरेक्टिव मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, कोई भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लेवल की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपना काम कैसे करे, वो गवर्नमेंट अपना काम कैसे करेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसे कोई सपना आएगा और वो मतलब लॉ बनाने लग जाएगी, कुछ करने लग जाएगी सडनली, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं कि इस दिशा में सरकार को नीतियाँ बनानी है, कि इस दिशा में सरकार को कुछ रूल्स बनाने हैं, कि स्टेट की पॉलिसी जो है वो इस दिशा में होनी चाहिए। जैसे कि उसके अंदर लिखा हुआ है पंचायती राज के लिए, एजुकेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ पहले से इंडिकेटेड है कि ऐसे ऐसे बननी चाहिए, तब सरकार उसको बनाती है। अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार को सपना आ रहा है किसी चीज़ का या एकदम कुछ हवा में चीज़ें बन रही हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो एक तो डायरेक्शंस होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। यूनियन मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हरियाणा की गवर्नमेंट या किसी की गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है ही हैं, स्टेट की गवर्नमेंट तो है ही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिस बेसिकली गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट हो, यूनियन लेवल हो या स्टेट लेवल हो, हर लेवल की गवर्नमेंट को। ठीक है, हाँ, जो इंटरनेशनल पॉलिटी होता है उसमें कंट्री को स्टेट ही बोला जाता है, राइट। तो इसलिए बार बार अगर स्टेट रेफर हो रहा है तो दैट मीन्स वो हर तरह की गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। अकेला ये मत समझिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की, एक राज्य की गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डायरेक्शंस हैं। दूसरा ये क्या काम करती हैं? दूसरा ये जो हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उनको कम करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जब चैप्टर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला, तब उसमें हम बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जिसमें कि जैसे कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, जिसमें कि इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, कि धन का कंसंट्रेशन एक ही हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब जो समाज में इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुअर के पास, मतलब पुअर के पास तो हो ही ना और अमीरों के पास बहुत ज़्यादा हो, इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि जब जब स्टेट की कैपेसिटी आएगी, स्टेट तब तब वो चीज़ करता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब स्टेट के पास इतना केपेबल हो गया स्टेट कि ओके वो उसको फंडामेंटल राइट बना सकता था, जब उसकी इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी आ गई कि वो इसको एक फंडामेंटल राइट की तरह ले सके, तो हमने वहाँ से निकाल के इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है वो होते क्या हैं? ये एक तो डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट्स को कि वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएं। दूसरा, जो समाज में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैली हुई है उसको कम करने के तरीके हैं यहाँ पर, उसको कम करने के लिए चीज़ें दी गई है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब नींव है वो बनी है सेक्युलर पॉलिटी के ऊपर। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ़ीचर ये है कि वो एक सेक्युलर पॉलिटी को इस्टेब्लिश करता है। सेक्युलर पॉलिटी होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो जैसा चाहे, जो धर्म चाहे वो अपना सकता है। अगर किसी धर्म में आप पैदा हुए हो, आप अपना धर्म चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सब धर्म को रिनाउंस करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या ऐसा नहीं है। तो अगर हम समझना चाहें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेटेड। जो स्टेट है और रिलीजन
रिलीजन है वो आपस में सेपरेटेड है, उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सिंपल सी बात है, जो स्टेट है वो पब्लिक है, क्योंकि जो स्टेट जो गवर्नमेंट करेगी वो तो पब्लिक है, लेकिन जो रिलीजन है वो प्राइवेट अफेयर है किसी का, वो उसकी निजी ज़िंदगी है। जैसे कि आपको कोई बता नहीं सकता कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं, ऐसे ही आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कौन सा धर्म होना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि धर्म आपका प्राइवेट अफेयर है। तो ऐसे एक बाउंड्री बना दी है कि ये स्टेट अफेयर है और एक ये प्राइवेट अफेयर है। तो पब्लिक अफेयर तो है ही नहीं रिलीजन, है ना, तो ये तो प्राइवेट अफेयर है, तो इसलिए दोनों सेपरेटेड है। स्टेट हैज़ एन इक्वी डिस्टेंट पॉलिसी टूवर्ड ऑल रिलीजन, जो स्टेट है उसने हर रिलीजन के टूवर्ड इक्वल डिस्टेंस बनाया हुआ है। मतलब ना तो स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, ना ही स्टेट किसी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, मतलब किसी के लिए बायस्ड भी नहीं होता है। दोनों चीज़ें हैं, ना तो किसी की तरफ झुक रहा है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स के पास चॉइस है कि वो अपना पसंद का धर्म जो भी है उन्हें अच्छा लगता है वो उसको प्रीच करे। एडिशनली इन इंडिया माइनॉरिटी बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक are given special protection as to preserve the diversity within unity। इसके अलावा जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जैसे जो देश में कम नंबर में होते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, जो देश में कम नंबर पर हैं, कम नंबर में हैं, तो माइनॉरिटी वो रिलीजियस होगी। लिंग्विस्टिक जिनकी भाषा कम लोग बोलते हैं, जो भाषाएं कम लोग बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम होती है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुए। तो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि कम नंबर है तो इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इनको थोड़ी स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे कि औरतों को स्पेशल प्रोटेक्शन, जैसे अफर्मेटिव एक्शन जिसे हम बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की गई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे बेटियों के प्रति क्यों, क्योंकि बेटी एक ऑलरेडी एक वल्नरेबल सेक्शन है। ऐसे ही ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये भी वल्नरेबल सेक्शन है। इसलिए यूनिफाइड हायरार्किकल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो अगला फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहा है एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो कि हेडेड है बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो इंडिया में जुडिशरी सिस्टम क्या है, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। सबसे पहले सबसे नीचे वाले लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। उसके ऊपर अपने हाई कोर्ट होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं, है ना, एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, राइट। तो हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि पूरे देश का एक होता है। तो सिंपली सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे जो बिल्कुल लोकल लेवल पे है, जो सबसे नीचे लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिन्हें बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट से क्या राज्य बनता है, तो राज्य को वाले कोर्ट होंगे हाई कोर्ट, उन्हें बोलते हैं हाई कोर्ट, जो हर स्टेट में एक होता है हाई कोर्ट। उसके बाद सब हाई कोर्ट्स के ऊपर एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सब हाई कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब जो हाई कोर्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पे अपनी चला सकते हैं, और जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट्स पे अपने चला सकता है। तो ये एक यूनिफाइंग इफेक्ट है। ऐसा ये एक हाईरार्की चलती आ रही है कि सबऑर्डिनेट मतलब जैसे एक बड़े से छोटा छोटा ऐसे होता आ रहा है, ठीक है। तो एक हाईरार्की चली आ रही है। ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने अगर कुछ दे दिया तो वो मानना ही पड़ेगा, नहीं। तो इस डिस्ट्रिक्ट जज ने अगर कुछ बोल दिया है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट वाले जज ने कुछ बोल दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल सेपरेटेड हैं, बिल्कुल अलग अलग है कि डिस्ट्रिक्ट हेड को ने जो कह दिया वो ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट जज, उसके ऊपर अपना हाई कोर्ट जज एंड सबसे ऊपर अपने सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है, अपना सुप्रीम कोर्ट। तो ये कि यूनिफाइंग इफेक्ट है कि सारी एक से स्टार्ट होके आ रही है। एक पूरी कंट्री में यूनिफाइंग इफेक्ट है कि पूरी कंट्री का एक ही हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, और जो रूल्स वो बताता है हर किसी को वो रूल्स ही फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जस्टिस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जस्टिस की अपॉइंटमेंट एंड ऑल, इन सब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हाथ होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक यूनिफाइंग इफेक्ट आता है।
ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर कोई वर्डिक्ट है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट की कोई वर्डिक्ट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कि 18 साल से ऊपर जो भी हमारे देश में नागरिक है, चाहे उसका रिलीजन, कास्ट, कलर कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग करने का अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन, सिंपली ये है, एक वोट एक वैल्यू है और एक इंसान के लिए है। ठीक है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहला पेज होता है, इंट्रोडक्शन होता है। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वैसे ही ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its people justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. ये मैंने रीड आउट क्यों किया? ये मैंने रीड आउट इसलिए किया क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इन वर्ड से रिलेटेड आ जाता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, कि इन सब का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, किस तरह की लिबर्टी हमें दी गई है। प्रीएम्बल में हमें लिबर्टी दी गई है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये दी गई है। किस किस जस्टिस की बात हो रही है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। तो ऐसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है। जो 42nd अमेंडमेंट थी उसके द्वारा 3 शब्द इंट्रोड्यूस किए गए थे प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। जो ये अंडरलाइन आप देख रहे हो इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट के दौर के मतलब के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे प्रीएम्बल में। ठीक है। अब इसमें हर शब्द का हम मतलब समझेंगे कि इनका मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है। ये जो केस वगैरह के बारे में है, केशवानंदा भारती केस वगैरह, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अमेंडमेंट प्रोसीजर को डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि जो प्रीएम्बल होती है वो इंट्रोडक्शन होती है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके मतलब हम समझेंगे। और जो प्रीएम्बल होती है, प्रीएम्बल के अंदर हमारे इंडियन प्रीएम्बल के अंदर 3 शब्द इंट्रोड्यूस किए गए बाय 42nd अमेंडमेंट, जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। अभी सबसे पहला शब्द है सोवरेनिटी। जो प्रीएम्बल के अंदर जो शब्द है उनकी वैल्यू समझ लेते हैं। जो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी ना तो ऐसी एक्सटर्नल अथॉरिटी है इंडिया के ऊपर, ना ही कोई ऐसी इंटरनल अथॉरिटी है इंडियंस के ऊपर जो उनको रूल, मतलब जिसके रूल उन्हें मानने ही पड़ेंगे। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव द गवर्नमेंट, ईदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। ना तो अंदर ही ना ही देश के बाहर कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसका कहा मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि देखो गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी गई है। ठीक है। तो सबसे ऊपर यही होगी और कुछ नहीं होगा। Government itself is the choice of people expressed through political election, periodical election. Sovereignty is the modern notion of supreme political authority within a territory. इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे कि अगर हम समझें, जैसे कि दूसरे कई देशों में राजा महाराजा का रूल होता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर राजा होता है। अगर मान लो पुराना टाइम होता है तो गवर्नमेंट है, मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन राजा के पास पावर है तो राजा की बात चलेगी, चाहे चाहे दूसरे लोग कुछ भी कह रहे हो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी कह रहे हो, राजा की बात चलेगी। तो अगर ऐसा होता तो हम सोवरेन नहीं होते, तो गवर्नमेंट सोवरेन नहीं होती, लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट सोवरेन नहीं होती, तब तो हम मोनार्की होते। लेकिन अब क्या है, अब जो लोगों ने चुन दिया वही सर्वोपरि है, वही सबसे ऊपर है। कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है, कोई इंटरनल अथॉरिटी नहीं है जो कि हमें रोके। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है ना, तो हम जिसको चाहे उसको इलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी हमसे ऊपर नहीं है, इसी देश में है, कहीं और नहीं है, इसी देश में है, और वो किसके हाथों में है? देश की जनता के हाथों में है। ठीक है, ये तो सोवरेनिटी का मतलब हो गया। सोशलिज्म का थोड़ा सा मतलब हम समझ चुके हैं जब हमने वेलफेयर स्टेट को डिस्क्राइब किया था। तो सोशलिज्म का मतलब बेसिकली होता है कि इनइक्वालिटीज़ को कम करना, अमीर और गरीब के बीच जो इनइक्वालिटी इतनी फैल चुकी है उसको कम करना। ये जो शब्द था ये 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। ठीक है, डिस्पैरिटी इन दी सोसाइटी आर नॉट एज स्टीप एज दे सॉरी जो सोशलिस्ट वो होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनका गोल ये होता है कि उनमें डिस्पैरिटीज़ ज़्यादा ना हो, सोसाइटी में डिस्पैरिटी ज़्यादा ना हो, जैसे कि मार्केट सोसाइटीज़ में होती हैं। मतलब ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। द वर्ड socialist was added to preamble by 42nd Amendment Act. Socialism mean ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस बाय द गवर्नमेंट। जो ओनरशिप है, जो रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की है। सो द अगर कोई बेनिफिट होता है उस देखो गवर्नमेंट की है, दैट मीन्स पूरे देश की है। ठीक है, अब पूरे देश की प्रॉपर्टी से अगर कुछ फ़ायदा होता है तो वो सबके बीच में इक्वल बटेगा, सबके बीच में इक्वल आएगा। प्राइवेट ओनरशिप की वजह से तो इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कि ये मेरी कंपनी है, इसका प्रॉफिट मैं रखूँगा, है ना, हो सकता है। और इसके वजह से बहुत सारी डिवीज़न भी हो सकती है, क्लास सोसाइटी में सोशल क्लास के ऊपर बेस्ड डिवीज़न हो सकती है कि कोई पुअर है, कोई रिच है। ठीक है, पब्लिक ओनरशिप और कंट्रोल की वजह से ऐसी डिस्पैरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और इक्विटेबल इंजॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा कि इक्वली इंजॉय कर रहे हैं सब रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी में डिस्पैरिटीज़ मतलब भेदभाव बोल लो या कुछ ऊंच नीच बोल लो, तो वो डिस्पैरिटीज़ जो है, असमानता, बेसिकली असमानता जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, इनके बीच का गैप कम होगा, ऐसी डिस्पैरिटी ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि सरकार के ने सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं और सरकार के सारे रिसोर्सेज है, इसलिए इसका मतलब पूरे देश के सारे रिसोर्सेज हैं। अब पूरे देश के रिसोर्सेज है तो उसमें अमीर गरीब का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो सबका है। अब सब कुछ बट रहा है, दैट मीन्स सब कुछ बट रहा है। तो इंडिया ने सोशलिज्म को अपनाया। इसको अपनाने का भी बहुत बड़ा रीज़न यही था कि इंडिया पुअर कंट्री थी और यहाँ के लोग की मार्केट, जो हमारे यहाँ प्राइवेट मार्केट थी, वो भी कोई पूरी डेवलप नहीं थी, सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी सारी चीज़ें करने की। तो सोशलिज़म ही एक अच्छी चॉइस हमारे लिए बचता था जो कि हमने अपनाई। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल हम सेक्युलरिज्म और बाकी जो बचे हैं हमारे फीचर हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।